नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। जल्लीकट्टू पर पूरा तमिलनाडु जल रहा है। चेन्नई के मरीना बीच से लेकर मदुरई और कोयम्बटूर तक जगह जगह जल्लीकट्टू के समर्थन में विरोध प्रदर्शन जारी है। चेन्नई के मरीना बीच पर पिछले 6 दिनों से डटे प्रदर्शनकारियों को आज सुबह पुलिस ने जबरदस्ती हटाना शुरू किया है तो बवाल मच गया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। वहीं चेन्नई में जल्लीकट्टू के समर्थन में विरोध प्रदर्शन अब और उग्र होता जा रहा है। मरीना बीच के पास प्रदर्शनकारियों ने आइस हाउस पुलिस थाने के पास कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की है, जिसमें कई प्रदर्शनकारी और करीब 20 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। इससे पहले मदुरई में भी हजारों लोग जल्लीकट्टू के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। तो वहीं कोयम्बटूर में पिछले 5 दिनों से सड़कों पर बैठे लोगों को हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इस परंपरा का समर्थन किया है। उनके मुताबिक कांग्रेस ने इसमें अड़चन डाली है। जल्लीकट्टू के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो रुख रहा है वो यही है कि जो परंपरा है, जो कल्चर है, वो चलते रहना चाहिए। और अगर इसको किसी ने रोका तो वो कांग्रेस पार्टी के उस समय जो मंत्री थे, एनवायरमेंट मंत्री, उन्होंने इसके ऊपर रोक लगाई। और हमने भी अपना पूरा अभी तक अगर इतिहास देखें तो कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जिसमें कहीं पे भी किसी कल्चर को हमने रोका हो। जबकि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने लाठीचार्ज की घटना की निंदा की। हिंसा किसी चीज का हल नहीं, खास तौर से सत्ताधीन सरकार को इस बात का ख्याल रखने की आवश्यकता है। अगर नौजवान, अगर छात्र, अगर तमिलनाडु के लोग शांति प्रिय तरीके से मरीना बीच पर विरोध कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, तो उन पर लाठियां भांजना क्या उचित है? क्या उनका दमन करना उचित है? जल्लीकट्टू पर सुबह से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, आइए आपको बता देते हैं। सुबह सुबह हजारों की संख्या में लोग चेन्नई के मरीना बीच पर जुटे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। भीड़ को बढ़ता देख पुलिस ने मरीना बीच पहुंचने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को उग्र होता देख लाठीचार्ज किया, लेकिन लाठीचार्ज से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने आइस हाउस पुलिस स्टेशन के पास आग लगा दी। इस दरमियान प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को भी फूंक डाला। जल्लीकट्टू पर आखिर क्यों जल रहा है तमिलनाडु, ये भी समझना बहुत जरूरी है। प्रदर्शनकारी पहली मांग जो उनकी है वो ये कि जल्लीकट्टू से बैन हटाया जाए, जिस बैन को सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि अध्यादेश की जगह कानून लेकर आया जाए। वो अध्यादेश जिसको लेकर आपको बता दें पिछले 2 साल से जल्लीकट्टू को एक्सटेंशन मिला हुआ था, क्योंकि 6 महीने बाद अध्यादेश खत्म हो जाएगा। प्रदर्शनकारी जल्लीकट्टू पर स्थायी कानून चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 2014 में जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था। और अब बात करेंगे हम सबसे बड़े दंगल की। एसपी के नए उम्मीदवारों की लिस्ट आई है। एसपी उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की गई है, जिसमें मुलायम सिंह यादव की बहू और प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से टिकट दिया गया है। मुलायम शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच हुए झगड़े के बाद अपर्णा यादव के टिकट मिलने पर संशय बना हुआ था। लखनऊ पश्चिम से मोहम्मद रेहान को, लखनऊ उत्तर से अभिषेक मिश्रा को और लखनऊ मध्य से रविदास मेहरोत्रा को टिकट दिया गया है। उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, इसमें सबसे बड़ा जो नाम जो चर्चाओं में है वो अपर्णा यादव, जो कि मुलायम की बहू हैं, उन्हें लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया गया है। फिलहाल क्या खबर इस बाबत? बिल्कुल, देखिए, ये जो अपर्णा यादव का नाम है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लगातार ये बातचीत चल रही थी कि अपर्णा यादव को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ऐसे ही हालत में अपर्णा यादव को जो टिकट मिला है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने भी इस नाम के आगे बढ़ाया था। उन्होंने चाहा था कि मुलायम सिंह यादव को, कि अपर्णा यादव को टिकट मिलना चाहिए। जिस तरीके से ये बात आ रही थी कि शिवपाल खेमे के लोगों को टिकट नहीं मिल रहे हैं, उसके बीच में अपर्णा यादव का टिकट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका नाम दोनों ही लिस्टों में शामिल था, चाहे वो अखिलेश यादव की पुरानी लिस्ट हो, चाहे वो शिवपाल सिंह यादव की ओर से जारी की गई पुरानी लिस्ट हो। बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष इस जानकारी के लिए आपका।
और अब बात यूपी में कांग्रेस एसपी गठबंधन में प्रियंका गांधी की भूमिका की। यूपी चुनाव में एसपी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन में प्रियंका गांधी की अहम भूमिका रही है। शुरुआती बातचीत के बाद जब एक समय ऐसा लगने लगा कि गठबंधन नहीं हो पाएगा, तब प्रियंका गांधी ने खुद पहल की और वहां गठबंधन कराने में अहम भूमिका निभाई। दरअसल एक ऐसा समय भी आया था जब एसपी ने 200 से ज्यादा उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, जबकि जिसमें 9 ऐसी सीटें भी थीं जिन पर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। तभी प्रियंका सक्रिय हुई और फिर अखिलेश से बात करके गठबंधन का रास्ता साफ करवाया। प्रियंका गांधी ने यूपी में एसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन कराने में अहम भूमिका निभाई है। लगातार ये सुर्खियां बन रही है खबर। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के बीच हुई बातचीत के बाद गठबंधन का रास्ता साफ हुआ है। दरअसल कल सुबह अखिलेश ने प्रियंका को फोन किया था, जिसके बाद गठबंधन का हल निकला। यूपी में जब गठबंधन मुश्किल दिख रहा था, तब प्रियंका ने पहल की और कांग्रेस को 105 सीटें दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसमें प्रयास रहा। प्रियंका गांधी जी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे साथ मिलके उसने ये काम किया और सीटें आइडेंटिफाई करने में और प्रयास करना, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बहुत कठिन काम होता है अलायंस करना। कई कई महीने लगते हैं एक दूसरे के खिलाफ। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, हम 27 साल से एक दूसरे के खिलाफ काम करते आए हैं और फिर एक दम इकट्ठे होना, एक दम लड़ना। और मैं बधाई देता हूँ एसपी की लीडरशिप को भी और कांग्रेस पार्टी ने कि हमने सब चीज़ें भूल कर देश के लिए और देश की एकता के लिए और सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए ये निर्णय लिया है। गठबंधन में भूमिका निभाने के बाद प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भी प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने का समर्थन किया। राजीव शुक्ला से बात की है हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने। हमारे साथ कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला हैं। राजीव जी, प्रियंका गांधी गठबंधन करा देती हैं, प्रियंका गांधी चुनाव की रणनीति बनाती हैं, तो सवाल यह है कि प्रियंका गांधी पर्दे के पीछे क्यों रहती हैं, सामने क्यों नहीं आती? देखिए, उनको फैसला लेना है कि किस तरह से पार्टी की मदद करनी है। तो वो पहले भी सक्रिय रहती थी, लेकिन अमेठी रायबरेली तक उनका रोल रहता था और इस बार उन्होंने सक्रियता निभाई है पार्टी के लिए, पार्टी के हित में। तो अच्छी बात है ना, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप लोग उसमें सवाल जवाब कर रहे हैं। नहीं, अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहते थे कि पंजाब आके प्रचार करें, लाभ तो मिल सकता था आपको, आप वो जा क्यों नहीं रही? एडमेंट क्यों है इतना ज़्यादा? नहीं, वो जो काम कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको सौंपा, उस काम पे वो लगी हुई हैं और उस काम को कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी एक भूमिका, उत्तर प्रदेश में इस भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। अब वो राजनीति में आती कि नहीं आती, उनको अपना फैसला करना होगा। आपको लगता है कि आ जाना चाहिए, अब समय है? नहीं, हम सब तो मांग करते ही रहे हैं कि राहुल जी की मदद के लिए प्रियंका जी को आगे आना चाहिए। अब वो उनको ऊपर गांधी परिवार पर छोड़ना चाहिए कि वो क्या चाहती है। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग दबी जुबान से कहते हैं कि अगर प्रियंका आई तो जो उनका ऑरा है उससे राहुल गांधी की चमक जो है वो फीकी पड़ जाएगी। ये भी डर आप लोगों को लगता है क्या? देखिए, गांधी परिवार एकदम एक है ना, इसलिए ये कहना कि इससे उसका चमक फीकी पड़ जाएगा, उससे इसकी, ये सब एकदम गलत है। सब साथ मिलके तीनों की एक चमक रहती है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जैसे भाई फेल हुआ था वैसे बहन भी फेल हो जाएगी, आ जाने दो उसको। उनके कहने से क्या होता है, उनकी प्रतिक्रिया भी नहीं लेनी चाहिए थी आपको। ये थे राजीव शुक्ला जो कह रहे थे कि कोई डर नहीं है, लेकिन ये तो खुद प्रियंका गांधी को तय करना है कि वो कब सक्रिय राजनीति में आएंगी। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और बीएसपी नेता सुदिंदर भदौरिया ने प्रियंका को यूपी में गठबंधन का श्रेय दिए जाने को एसपी और कांग्रेस का वैचारिक दिवालियापन बताया। देखिए, ऐसे किसी को क्रेडिट देना जिसका कोई जन आंदोलन से, किसी विचारधारा से, किसी संघर्ष से, किसी जन आंदोलन से संबंध और रिश्ता न रहा हो, इससे ये पता चलता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई हैं। और इधर यूपी चुनाव में नोएडा से बीजेपी के उम्मीदवार पंकज सिंह ने पार्टी का आभार जताया है। पंकज सिंह ने कहा कि उन्हें खुशी है कि पार्टी ने उन्हें इस लायक समझा। उनसे बात की है हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा ने। हमारे साथ नोएडा के बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह युवा नेता हैं पार्टी के, लेकिन सबसे इनकी अहम पहचान जो अब तक रही है वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे भी हैं। पंकज भाई, नोएडा से पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हो, लंबा इंतजार करना पड़ा? नहीं, चुनाव लड़ने का इंतजार तो लंबा हो सकता है, लेकिन पार्टी ने मंत्री के रूप में, महामंत्री के रूप में, युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में प्रदेश में काम करने का अवसर दिया और सिर्फ पद पर रहते हुए सिर्फ उसको
वहाँ बैठने के लिए ही नहीं बल्कि पद पर रहते हुए भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी उसके साथ साथ हम लोगों को काम भी मैं कहूँ तो वह भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से दिया। मैं इसके लिए अपने प्रदेश का नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, मैं उन सब लोगों के प्रति मैं बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूं कि इतने कम उम्र में मुझे भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े संगठन में, पार्टी में मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर दिया। कम से कम पिछले 5-6 मौक़ों पर मुझे भी खुद याद है, आपको टिकट में लग रहा था कि पंकज सिंह को टिकट मिल गया। एक बारी तो 2007 में मुझे याद है आपको टिकट मिल गया, आपने डिनाई कर दिया था। 6 बार लगता है आपका टिकट आया और आपने डिनाई किया। देखिए, मैं इस पर एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि 2007 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने के आदेश पर टिकट मिला, अकेला नाम मेरा वहाँ से आया था, लेकिन मैंने बहुत विनम्रता पूर्वक उनके पास जाकर निवेदन किया कि मैं और अपने आप को कार्यकर्ता के रूप में कुछ लंबे समय तक मैं काम करना चाहता हूँ। उसके बाद जब एज अ वर्कर में, पार्टी के वर्कर में, पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करते हुए फिर पार्टी कभी जिम्मेदारी देगी तो वह मैं काम स्वीकार करूंगा। तो उस समय मैंने बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह उनसे किया था, जिसको उन्होंने स्वीकार किया और मुझे इस बात की एक अच्छी अनुभूति है, एक अच्छा गर्व मुझे इस बात का महसूस होता है कि विधायक, सांसद तो कोई कभी भी बन सकता है, लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे बड़े व्यक्तित्व का, महान व्यक्ति का उस समय आशीर्वाद हमें सर पर उन्होंने हाथ रख कर दिया था। मैं समझता हूं कि किसी भी विधायक और सांसद बनने से ज़्यादा मेरे लिए वह ज़्यादा बड़ी उपलब्धि थी, जो कि मैं जीवन पर्यंत अपने अंतिम सांस तक याद रखूंगा। आपके पिताजी राजनाथ जी पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक हैं, तो आपको लगता है कि आरोप ये लगता है कि परिवारवाद का, तो आपको लगता है कि कार्यकर्ता को टिकट मिला है या परिवार के नाते टिकट मिला? अब देखिए, इसका आकलन तो लोग अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं भी लगातार पिछले 16-17 वर्षों से पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। भाजपा के साधारण सदस्य के रूप में भी मैं लगभग 3-4 वर्षों तक सिर्फ साधारण सदस्य के रूप में रहा। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के स्टेट के कार्य समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया हूं। मैं भाजपा के प्रदेश के कार्य समिति के रूप में भी मैंने काम किया है। तो कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश की है, लेकिन और बाकी आकलन करना वो हमारे कार्यकर्ताओं का, नेतृत्व का, यह वह अपने तरीके से आकलन करके जिस भी कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी देनी होती है उसको वह जिम्मेदारी देते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जिस भी जगह पर हम सब लोग आज पहुंच पाए हैं कार्यकर्ता के रूप में, और या मैं पूरी भाजपा के लिए भी मैं कहूं तो इस भाजपा के झंडे को बुलंद करने का काम यदि किसी ने किया है, या भाजपा जिस जगह पर आज है, तो वह भारतीय जनता पार्टी के मेहनतकश और उन ईमानदार करोड़ों कार्यकर्ताओं की बदौलत ही आज वह भारतीय जनता पार्टी है।